अगला चैप्टर लेकर के आए हैं जिसमें धातु और अधातु के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। तो इसके जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उस सभी टॉपिक को हम लोग अच्छे से अध्ययन करेंगे और जो भी डाउट होगा उसको क्लियर करेंगे, ठीक है। तो पहला टॉपिक है आपका धातु। यानी धातु क्या होते हैं? धातु वे पदार्थ होते हैं जो सामान्यतः चमकीले होते हैं, ऊष्मा और विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, पीट कर चादर बनाए जा सकते हैं इनके, और खींच कर तार भी बनाए जा सकते हैं। यानी कि धातुओं की प्रॉपर्टी होती है कि धातुओं को हम पीट करके क्या करते हैं, उनके तार खींच सकते हैं, पीट करके हम उनके क्या नाम है चादर बना सकते हैं। धातुओं में चमक होती है, ये विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, तो इनकी ये प्रॉपर्टी होती है ठीक है। उदाहरण के तौर पे आप याद रखें, क्या नाम है तांबा हो जाता है, लोहा हो जाता है, सोना हो जाता है, चांदी हो जाता है, एल्युमिनियम हो जाता है, ये सभी धातुओं के उदाहरण है। आगे देखते हैं कि धातुओं के रासायनिक गुण क्या होते हैं। धातुओं के रासायनिक गुण में देखते हैं हम कि ऑक्सीजन के साथ जब आप क्रिया कराते हैं धातुओं की, यानी किसी मान लीजिए हम मैग्नीशियम ले रहे हैं, मैग्नीशियम की क्रिया जब हम ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। इसी प्रकार जब हम धातु की क्रिया जल के साथ कराएंगे तो धातु जल के साथ क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। यानी कि पानी के साथ जब क्रिया करता है तो कुछ धातुएं ठंडे जल के साथ करती है, कुछ गर्म जल के साथ क्रिया करती है, कुछ भाप से अब क्रिया कर लेती है, तो सबके अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पे हम धातु की क्रिया जो है सोडियम क्रिया जो करा रहे हैं, सोडियम धातु है, क्षार धातु कहते हैं इसको। अब इसकी क्रिया करते हैं तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि सोडियम जो होता है काफी रिएक्टिव तत्व होता है, ये धातु पानी के साथ विस्फोट भी उत्पन्न करता है, तो क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। आगे देखते हैं अम्लों के साथ क्रिया करके क्या करते हैं, यानी जिंक जब अम्ल यानी कि जिंक जब सोडियम क्या नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करेगा तो जिंक क्लोराइड बनाता है, यानी कि हाइड्रोजन गैस यहाँ पे निकलेगा। यानी जब धातु की क्रिया हम अम्ल के साथ कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। बोर्ड एग्जाम में से पूछा जाता है कि धातु की क्रिया कराने पर क्या मुक्त होता है, या क्वेश्चन आपका ऐसे भी पूछ सकता है कि जिंक की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, या आप रिएक्शन दूसरा भी दे सकते हैं इसमें कि जिंक की क्रिया जब हम लोग क्या नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं तब क्या प्राप्त हो। यानी सल्फ्यूरिक यानी जिंक की क्रिया जब हम H2SO4 के साथ कराएंगे तो यहाँ पे बनेगा जिंक सल्फेट, ZnSO4 बनेगा और प्लस आपका H2O हाइड्रोजन गैस निकल जाता है, तो ये रिएक्शन होता है। तो याद रखें अम्ल के साथ क्रिया करने पर ये हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। उसके अलावा अगर हम देखें कि क्षारों के साथ अब क्रिया कराते हैं तब क्या होता है, तो अम्ल की धातुओं की जब क्षारों के साथ क्रिया कराएंगे तो एल्युमिनियम है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करेगा, जल लेते हैं यानी विलयन बना करके जब हम इसकी क्रिया कराते हैं तो सोडियम एल्यूमिनेट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाता है। तो यहाँ पे भी आपका देखा जाए तो हाइड्रोजन गैस निकलता है, यानी कि क्षार जब भी हम धातुओं की क्रिया क्षार या अम्ल के साथ कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो ये रिएक्शन थे आपके कुछ जो आपको याद रखने हैं। आगे देखते हैं अगला टॉपिक। तो अगला टॉपिक है आपका कि अधातु, यानी जिसे हम नॉन मेटल कहते हैं। तो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ना मेटल जो होते हैं यानी कि अधातुएं जो होती है उसमें चमक नहीं होती है, उसको हम भंगुर होते हैं, उसे हम पीट करके तार नहीं बना सकते, उसमें क्या नाम ना उसके हम चादर बना सकते हैं, ठीक है। तो इनमें ना चमक होती है, ठीक है। तो ये इसके गुण होते हैं। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं कार्बन हो जाएगा, गंधक हो जाएगा जिसे सल्फर कहते हैं, ऑक्सीजन हो जाता है, नाइट्रोजन हो जाता है, क्लोरीन हो जाता है, ये सभी अधातुओं के उदाहरण होते हैं। डेफिनेशन के तौर पे आप देख सकते हैं कि अधातुएं वे पदार्थ होते हैं जो सामान्यतः ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। जी हाँ, याद रखें कि धातुएं जो होती हैं वो विद्युत के चालक होते हैं, जबकि अधातुएं जो होती हैं विद्युत की कुचालक होती है। तो इसे हम कुचालक भी कहते हैं, चमकहीन होते हैं, भंगुर होते हैं। भंगुर का मतलब होता है कि किसी चीज को पीट करके बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो टूट जाएगा, जैसे पत्थर होता है उसको पीटेंगे तो टूटता हुआ चला जाएगा, इसको भंगुरता कहते हैं। आघात वर्धनीयता एक शब्द आता है जिसका मतलब होता है किसी को कितना भी आघात करते रहो तो वो या तो धातु है तो चादर बनता जाएगा, अगर अधातु है तो टूटता हुआ चला जाएगा, तो आघात वर्धनीयता कहते हैं। क्वेश्चन पूछा गया आघात वर्धनीयता किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा क्वेश्चन भी कि क्या पूछा जाता है। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है आपका अम्लराज। उससे पहले आपका हो जाएगा उपधातु। उपधातु क्या होता है? ऐसे पदार्थ या तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण मौजूद होते हैं, यानी धातु के गुण भी रहेंगे और अधातु के गुण भी रहेंगे, उसे हम उपधातु कहते हैं। यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं? उपधातु, मेटलॉइड्स कहा जाता है।
ठीक है। यानी उपधातु वे तत्व होते हैं जिनके गुण धातु और अधातु दोनों के बीच होते हैं। इनमें कुछ गुण धातुओं के तथा कुछ गुण अधातुओं के होते हैं। एग्जाम्पल याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है कि अधातु में इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है। 3-4 धातु और अधातु और उपधातु दे दिया जाएगा, उनमें से पूछ लिया जाएगा कि इसमें अधातु कौन सा है। तो याद रखिए, सिलिकॉन आपका अधातु होता है, बोरान आपका धातु है, जर्मेनियम हो जाता है, आर्सेनिक हो जाता है। ऐसे तत्व 3-4 आप याद रखें, एग्जाम्पल के तौर पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हो सकता है आपको मिल जाए। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं और डेफिनेशन याद रखें उदाहरण के साथ। अगला टॉपिक देखते हैं, अम्लराज क्या होता है। इसे हम एक्वारेजिया कहते हैं। अम्लराज का क्वालिटी क्या होती है, यानी कि इसका फीचर विशेषता क्या होती है कि ये ऐसे धातुओं को भी गला देते हैं जो क्रिया विहीन होते हैं, मतलब जो क्रिया नहीं करते हैं, यानी कि जिनकी सक्रियता बहुत कम होती, असक्रिय जिसे कह सकते हैं, नोबल मेटल कह सकते हैं इनको हम। यानी अम्लराज एक अत्यंत क्रिया शक्तिशाली अम्लीय मिश्रण है जो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl और सांद्र नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3 के मिश्रण से बनता है। यानी कि इनका जो अनुपात होता है वो 3:1 का होता है। यानी कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा HCl होगा, उसका जो मान होगा उसका यानी HCl जो होगा और प्लस HNO3, इनका जो अनुपात रहेंगे तो 3 इसको लेंगे और 1 इसको लेंगे। यानी कि अगर 3 ml आप इसका लेते हैं तो 1 ml इसका ले लेंगे, तो बन जाएगा आपका एक्वारेजिया। यानी ये इसका अनुपातिक मान होता है जिसे आपको याद रखना है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अम्लराज में नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात क्या होता है, किस अनुपात में मिलाए जाते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। विशेषता में आप देखिए कि अम्लराज सोना और प्लेटिनम जैसे निष्क्रिय धातुओं को, यानी इसी को हम नोबल मेटल भी कह सकते हैं, निष्क्रिय धातुएं, इनको भी गला देती है। तो गलाने का काम करती है, यानी कि धातुओं को भी घोल देता है। इसी कारण इसे हम अम्लों का राजा भी कहते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं आपसे कि अम्लों का राजा किसे कहा जाता है। ये अक्सर वाइवा वगैरह में पूछ लिया जाता है आपसे कि अम्लों का राजा किसे कहते हैं, एक्वारेजिया क्या होता है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। अब रिएक्शन देखें तो आपका ये आपका हो जाता है सोना यानी कि गोल्ड, HCl और नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कर रहे हैं, तो इनका बनेगा आपका ये आपका तत्व घुल करके बना लेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड निकलेगा और जल निकल जाता है। ये क्रिया होती है यहाँ पे। तो इसका जो नाम होता है HAuCl4, यानी इसे कहते हैं क्लोरो आरिक अम्ल कहा जाता है। ठीक है, तो नाम याद रखिए, वैसे नाम पूछा नहीं जाता, फिर भी याद रखे क्या नाम हो जाता है, क्लोरो आरिक अम्ल कहते हैं इसको। आगे देखते हैं अगला टॉपिक, सक्रियता श्रेणी यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी कहा जाता है इसको, विद्युत रासायनिक श्रेणी भी कहा जाता है, एक्टिव सीरीज भी कहा जाता है, कई नाम से ये जाने जाते हैं। तो याद रखिए सक्रियता श्रेणी बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो आगे देखते हैं इसमें क्या है, आप ध्यान दीजिए। सक्रियता श्रेणी का नाम से ही क्लियर हो रहा है कि सक्रिय श्रेणी एक बना हुआ है जिसमें जो सबसे ऊपर होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा और जैसे जैसे नीचे जाएंगे उसकी रिएक्टिविटी घटती जाएगी। ये इसका रिएक्टिविटी का क्रम दे रखा है, इसको याद रखें क्योंकि यहीं से आपको क्वेश्चन मिलता है। देखिए कि धातुओं को उनकी रासायनिक सक्रियता अथवा ऑक्सीकरण की प्रवृत्ति के आधार पर क्रमबद्ध करने वाली सूची को हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। डेफिनेशन याद रखेंगे, या इसी को हम लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी भी कहते हैं। इस श्रेणी में सबसे अधिक सक्रिय धातु ऊपर और सबसे कम सक्रिय धातु यानी जिसे हम या नोबल धातु भी कह सकते हैं का सबसे नीचे रखी जाती है। एग्जाम इस श्रेणी ये लिखी हुई है कि केज यानी पोटेशियम इज ग्रेटर देन सोडियम, फिर इज ग्रेटर देन कैल्शियम, इज ग्रेटर देन मैग्नीशियम, इज ग्रेटर देन एल्युमिनियम, फिर जिंक आएगा, फिर आपका आयरन, फिर लेड, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, उसके बाद मरकरी, फिर आपका सिल्वर, उसके बाद गोल्ड। यानी सबसे कम रिएक्टिव हो जाता है आपका जिसे हम नोबल मेटल कहेंगे, तो आपका हो जाता है Au यानी कि गोल्ड। आगे देखें इनकी विशेषता क्या होती है। विशेषता मतलब कि ये अपने जो ज्यादा रिएक्टिव तत्व होगा वो अपने से कम रिएक्टिव तत्वों को उनके यौगिक से विस्थापित कर देगा। तो विस्थापन वाली जो क्रिया होती है उसमें ये क्वेश्चन का इस्तेमाल कर लिया जाता है, मतलब वहां पे ये चीज पूछा जाता है कि क्रिया होगी या नहीं होगी, ये विस्थापित करेगा कि नहीं करेगा, तो ये चीज ध्यान रख के। पहला पॉइंट आपसे कह रहा है कि ऊपर की धातुएं यानी कि जो सबसे ऊपर है, टॉप पे है, ऊपर की धातुएं इलेक्ट्रॉन आसानी से त्यागती हैं। यानी धातुओं की क्वालिटी क्या होती है, धातुएं इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं जबकि अधातुएं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं। तो ऊपर सबसे जो जितने जल्दी इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। जैसे पोटेशियम है, सोडियम बहुत जल्दी त्यागते हैं, तो त्यागेंगे, इसीलिए ये अधिक सक्रिय होती है। दूसरा पॉइंट आपसे कह रहा है कि नीचे की धातुएं आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागती यानी ग्रहण करती हैं। यानी वो त्यागने की दिक्कत होती है, वहां पे क्या करती है, ग्रहण कर ली जाती है, उन्हें इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, अतः ये कम रिएक्टिव होते हैं।
इसीलिए ये कम रिएक्टिव होती हैं। तीसरा पॉइंट आपसे कह रहा है कि यह श्रेणी जो है मानक अपचयन विभव यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के आधार पर बनाया गया है। यानी ये होती है इसकी मानक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है मानक रिडक्शन पोटेंशियल कह सकते हैं, मानक रिडक्शन पोटेंशियल के आधार पर ये बनाई गई है श्रेणी। तो श्रेणी याद रखेंगे आप। आगे देखते हैं सक्रियता श्रेणी का उपयोग क्या है। तो सक्रियता श्रेणी का उपयोग है विस्थापन अपक्रिया। मैंने भी बताया विस्थापन अपक्रिया में इसका इस्तेमाल अच्छे से किया जाता है। बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है कि विस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। तो विस्थापन अपक्रिया पूछी जाती है। विस्थापन अपक्रिया में क्या, विस्थापन अपक्रिया क्या होती है, यानी कोई अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। तो ये अपक्रिया आपका हो गया विस्थापन। तो विस्थापन में देखिए जिंक है और कॉपर सल्फेट है। जिंक की क्रिया जब कॉपर सल्फेट के साथ कराते हैं तो जिंक क्या करता है, कॉपर से विद्युत रासायनिक श्रेणी में यानी कि जो एक्टिव सीरीज है उसमें इसका स्थान जो है कॉपर से ऊपर है। जिंक का स्थान जो है कॉपर से ऊपर है, अतः जिंक क्या करेगा, इस कॉपर को इसके स्थान से विस्थापित कर देगा और इसका स्थान ले लेगा, जिससे बनेगा जिंक सल्फेट और कॉपर अलग हो जाएगा। धातुओं के निष्कर्षण में भी इसका अच्छा खासा इस्तेमाल किया जाता है। क्या होता है धातुओं के निष्कर्षण में, यानी कि जो हमको अयस्क प्राप्त होते हैं, खनिज होते हैं, खनिज से अयस्क प्राप्त होते हैं, उसके बाद में हम उसको धातुओं का शोधन करते हैं, तो वहां पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि अधिक सक्रिय धातुओं जैसे सोडियम पोटेशियम काफी ज्यादा रिएक्टिव है का निष्क्रिय विद्युत अपघटन से क्रिया कराया जाता है। यहाँ पे जो निष्क्रिय धातु उनसे क्रिया करा दिया जाएगा तो उनको विस्थापित कर दिया जाएगा, मतलब वहां से क्रिया करके धातुएं अलग हो जाती है। फिर संक्षारण की बात करें, कोरेशन, इसमें क्या होता है, लोहे के जंग लगने से बचाने के लिए जस्ता यानी जिंक की परत चढ़ाई जाती है, यानी लेपिंग किया जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है गैल्वेनाइजेशन किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा क्या नाम है, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की क्रिया को ही हम गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। ये संक्षारण क्रिया में मदद करते हैं, संक्षारण को रोकने में मदद करता है। अगला टॉपिक है आपका खनिज। खनिज क्या होता है, खनिज प्रकृति में पाए जाने वाले अकार्बनिक पदार्थ जिसमें किसी धातु या अधातु के यौगिक निश्चित रासायनिक संगठन के साथ उपस्थित है, उन्हें हम खनिज कहते हैं। यानी प्रकृति में जो डायरेक्टली आपको कहीं खनन से प्राप्त होता है, जिसमें कार्बनिक पदार्थ भी रहेगा, अकार्बनिक पदार्थ भी रहेगा, कई चीजें धातु रहेंगे, अधातु रहेंगे, सब उसमें मिक्स रहते हैं। इन्हें प्राप्त करने की इन्हें प्राप्त करना ही आपका क्या नाम, जो प्राप्त किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। यानी कि रासायनिक संगठन में उपस्थित हो उसे हम खनिज कहते हैं। यानी धातु भी उपस्थित होगा, अधातु भी उपस्थित होगा, सब अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, तो इनका रासायनिक संगठन पूरा एक आपको मिल जाता है यौगिक, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। अब खनिज में आपके कई चीज मतलब अधात्री होती है, गैंग होता है, ढेर सारे इसमें अशुद्धियां होती हैं, तो उनसे जो हम लोग प्राप्त करते हैं, फिर खनिज से हम अयस्क प्राप्त करेंगे। तो कुछ खनिज के नाम यहाँ पे उदाहरण दे रखे हैं जिसको आपको याद रखना है। जैसे बॉक्साइट है Al2O3.2H2, बॉक्साइट है जो एल्युमिनियम का खनिज होता है। उस तरह हेमेटाइट है जो लोहे का अयस्क होता है, यानी कि Fe2O3 हो जाता है। उस तरह जिंक ब्लेंड है ZnSO4 यानी जिंक सल्फाइड जो जस्ते का खनिज होता है। उसी तरह गैलेना है यानी PbS यानी लेड सल्फाइड, ये हो जाता है सीसा यानी लेड का खनिज हो जाता है। कॉपर पायराइट यानी CuFeS2 जो कि कॉपर का कॉपर भी है इसमें, चूंकि यहाँ पे कॉपर भी है और आयरन भी है, इसलिए कॉपर का और लोहे दोनों का खनिज होता है। आगे देखते हैं क्या है टॉपिक आपका, आता है अयस्क, ओरे कहते हैं इसको इंग्लिश में। अयस्क क्या होता है, खनिज से प्राप्त किया जाता है। तो इसकी कुछ खासियत होती है क्या, कि वे खनिज जिसमें किसी धातु को सरलता पूर्वक या सरल विधि से कम खर्च में निकाला जा सकता है, उन्हें हम अयस्क कहते हैं। यानी खनिज से कम लागत पे आसानी से और मतलब आसानी से प्राप्त कर लिया, कम लागत लगे, पैसा खर्चा कम हो, दूसरा आसानी से ज्यादा आपको मेहनत करने की आवश्यकता ना पड़े। तो ये इसके मतलब प्रोसेस होते हैं जिसे हम लोग अयस्क कहते हैं। यानी वे खनिज जिनमें धातु को सरलता पूर्वक या आसानी से या कम खर्च पर निकाला जा सकता है, उन्हें हम अयस्क कहते हैं। उदाहरण याद रखें, क्योंकि अयस्क आपके बोर्ड में पूछा गया, कभी कभी केवल अयस्क पूछेगा कि कॉपर के अयस्क का नाम बताइए या आयरन के अयस्क का नाम बताइए या किन्हीं दो अयस्कों के नाम बताइए, इस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछेंगे। तो क्वेश्चन राइट डाउन कर लिया करें,
पेपर जब आपका जो आपका चैप्टर खत्म होने के बाद सारे चैप्टर तो मैं आपको लास्ट में अनसॉल्व करा दूंगा, ताकि आपका प्रिपरेशन अच्छा हो जाए और आप साइंस में अच्छे से अच्छे नंबर गेन कर सकें। तो बॉक्साइट है, एल्युमिनियम का एस्क होता है, उसका हेमेटाइट है जो कि